में, लेकिन इंडस्ट्री वगैरह है ही नहीं, तो हम लोग क्या करें। हम लोग का लास्ट ऑप्शन वही है सरकारी नौकरी, और नहीं तो हम लोग मतलब बस सोच लीजिए कि भीख जैसे मांगता है कटोरा लेकर, उस माफिक हम लोग हैं। फिर जिंदगी फिर वो नर्क बन जाएगा मेरा, क्या करेंगे कहीं। साल था 2012 जब केशव नंदन पांडे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आते हैं, पर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो पाने की वजह से उन्हें रोड पर पैम्पलेट बांटने पड़ते हैं। पर इससे उनके मिनिमम नीड्स भी पूरे नहीं हो पा रहे थे, और इसीलिए वो रात में गार्ड की नौकरी करने लगते हैं। केशव नंदन जी पूरी रात नौकरी करने के बाद दिन में पढ़ाई किया करते थे। ना उनकी स्लीप साइकिल ठीक हो पा रही थी और ना ही उनकी हेल्थ, और अब उनकी इन सारी प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था, किसी भी हालत में यूपीएससी को क्रैक करना। वो अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके, यार दोस्त, खुद की हेल्थ या चाहे अपनी फैमिली ही क्यों ना हो, वो सब कुछ दांव पर लगाकर लगातार 10 सालों तक पूरे डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करते हैं। बट एट द एंड वो सक्सेस नहीं हो पाए, और आज केशव नंदन जी रोड पर मैप बेचते हैं। 2013 में दृष्टि से क्लास किया था। टोटल 5 अटेम्प्ट मैंने दिया था यूपीएससी का। 18 में दिया, नहीं हुआ, तो फिर मैंने अपना स्वरोजगार अपना मतलब चालू कर दिया हूँ घर के परिवार चलाने के लिए। जो है शादी हो गया था 14 में। आपने 12th फेल तो देखी ही होगी, जिसमें कैसे मनोज कुमार शर्मा खूब सारा स्ट्रगल करके आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं। पर जिस तरह हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक उसी तरीके से हर किसी की स्टोरी आईपीएस मनोज कुमार शर्मा जैसी नहीं होती। कुछ की गौरी भैया जैसी होती है, तो कुछ की कहानी पुष्पेंद्र भैया जैसी भी होती है। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जो आईपीएस मनोज कुमार शर्मा के रूममेट भी रह चुके हैं, वो पिछले 28 सालों से यूपीएससी और एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उन 28 सालों में उनने 73 टाइम्स प्रीलिम्स, 43 टाइम्स मेंस और 8 बार तो इंटरव्यू तक दे चुके हैं। आज पुष्पेंद्र श्रीवास्तव 47 साल के हो गए हैं, पर अभी तक उन्हें कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। पर क्या केशव नंदन पांडे और पुष्पेंद्र श्रीवास्तव एकमात्र ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनने अपनी लाइफ के सबसे प्रीशियस ईयर्स इन एग्जाम में गवा दिए? बिल्कुल नहीं, बल्कि सच्चाई तो ये है कि आज लाखों ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनकी स्टोरी केशव नंदन जैसी ही है। पिछले साल इंडिया में करीब 13 लाख ग्रेजुएट ने यूपीएससी के लिए अप्लाई किया, जिसमें से 6 लाख एस्पिरेंट ने प्रीलिम्स दिया, और मेंस और इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद सेलेक्ट हुए सिर्फ 1016 कैंडिडेट। सक्सेस होने के चांस 0.17%, मतलब ऑलमोस्ट 99.8% चांस होते हैं किसी भी एस्पिरेंट के फेल होने के। इट मीन्स जो 21-22 साल का यूथ अपनी एनर्जी, अपना टाइम किसी और जगह लगा सकता था, उसने अपने 6-7 साल लगा दिए यूपीएससी में, और एट द एंड 7 साल मेहनत करने के बाद भी उसे जॉब के लिए ठोकरें खानी पड़ी। हाँ, यह सच है कि इंडिया में आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ पावर है, पर सवाल ये है कि क्या हम सच में इस पावर का यूज़ कर भी रहे हैं? और ये बात हमें सोचने पर इसलिए भी मजबूर कर देती है क्योंकि आज इंडिया में 83% से भी ज़्यादा जॉबलेस यूथ ही है। इकोनॉमिस्ट और पीएम मोदी के एडवाइजर संजीव सन्याल अपने इंटरव्यू में खुद कहते हैं कि आज बहुत सारे इंडियन यूथ्स यूपीएससी को क्रैक करने में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। But aspirations are changing. Now, of course, not everywhere. I still think way too many young kids who have so much energy, etc., are wasting their time basically trying to crack the UPSC. पर सवाल अभी भी सेम है कि आखिर भारत जैसे देश में इतने सारे करियर ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज होने के बाद भी ऐसी क्या वजह है कि आज लाखों इंडियन यूथ्स यूपीएससी से ऑब्सेस्ड हैं? ऐसी क्या वजह है कि ये सब कुछ पता होने के बाद भी गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए कोई एक्शन नहीं लेती? और आखिर कैसे जिस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को इस देश की तरक्की के लिए बनाया गया था ताकि हमें एक्सीलेंट ब्यूरोक्रेट मिल सके, आज वही सिस्टम इस देश की सबसे बड़ी रुकावटों में से एक बन गया है। इससे पहले कि हम ये समझे कि आखिर इतने सारे करियर ऑप्शंस होने के बाद भी इंडियन यूथ और पेरेंट्स यूपीएससी के लिए इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है, हमें ये समझना होगा कि आखिर यूपीएससी की शुरुआत हुई कैसे। कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 200 साल पहले, जब इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करती थी। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर सिविल सर्वेंट को खुद चुनते थे और बाद में उनको ट्रेन करने के लिए हेले कॉलेज भेजा जाता था। पर फिर साल आता है 1854, जब थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं और ये सजेशन देते हैं कि सिविल सर्वेंट को अपॉइंट करने की जगह उनका एक स्पेशलाइज्ड पेपर कंडक्ट करवाना चाहिए। उनके इस एडवाइस को मानते हुए साल 1854 में सिविल सर्विसेज कमीशन को लंदन में बनाया गया और 1855 से शुरुआत होती है सिविल सर्विसेज एग्जाम की। उस वक्त इस एग्जाम को देने की मिनिमम एज 23 साल थी और सिलेबस को मेनली यूरोपियन क्लासिक्स पर ही बनाया गया था और इसी वजह से ये एग्जाम इंडियंस के लिए हद से ज़्यादा मुश्किल था।
पर इन सब के बावजूद भी रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर इस एग्जाम को पास करके सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने वाले सबसे पहले इंडियन बने। अगले 50 सालों तक इंडियन ब्रिटिशर से रिक्वेस्ट करते रहे कि इस एग्जाम को इंडिया में भी कंडक्ट करवाया जाए, पर अंग्रेज ये नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत सारे इंडियंस ICS बन जाते और ये ब्रिटिशर्स बिल्कुल नहीं चाहते थे। पर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद अंग्रेज इस बात से सहमत हो गए और साल 1922 में इलाहाबाद में सबसे पहला इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन शुरू हुआ, जिसको उस वक्त फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाता था। उस वक्त इंडिया में द ग्रेट डिप्रेशन की वजह से रिसेशन पीक पर था, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट की कमी थी और ऐसी कंडीशन में हर कोई सिर्फ सिविल सर्वेंट ही बनना चाहता था, क्योंकि ये सोसाइटी में रिस्पेक्ट और पावर पाने का शॉर्ट तरीका था। और सिविल सर्वेंट बनने के ये क्रेज इंडियन सोसाइटी में विद द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता ही चला गया। जब इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ तब इंडियंस के बीच सिविल सर्विसेज का क्रेज और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अगर अब कोई सिविल सर्वेंट बनता है तो उसे खुद अपने ही देश के लिए काम करना होगा। और 26 जनवरी 1950 को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को रिनेम करके बना दिया जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC। बट इन सारी बातों को बीते हुए 77 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। इन बीते हुए सालों में देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, नई नई टेक्नोलॉजीज आई, नए नए करियर अपॉर्चुनिटीज़ आए, पर इन सब के बावजूद भी आज हमारे देश में UPSC और गवर्नमेंट एग्जाम का क्रेज कम नहीं हुआ। और अगर आप लोगों के ऑब्सेशन का रीज़न जानने के लिए किसी एस्पिरेंट से ये क्वेश्चन करोगे कि आप एक सिविल सर्वेंट ही क्यों बनना चाहते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जवाब मिलेगा कि वो देश की सेवा कर सके, सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज ला सके इसलिए। पर क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सिर्फ IAS ही क्यों? क्या इस देश में अच्छे टीचर्स और प्रोफेसर्स इस देश को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं? क्या इस देश के डॉक्टर और आर्मी सोल्जर्स इस देश को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे? ऑब्वियसली कर रहे हैं। नॉट ओनली IAS, बल्कि इस देश में एक मजदूर से लेकर एक बिजनेस ओनर तक हर कोई इस देश को कंट्रीब्यूट कर रहा है। हाँ, बस हर किसी को अपना काम पूरे ईमानदारी से करना है। अगर कोई टीचर पूरी ऑनेस्टी से अपना काम कर रहा है, वो अपने स्टूडेंट को सही गाइडेंस दे रहा है, जो स्टूडेंट को सही डायरेक्शन में भी ले जा रहा है, उसका मोटिव सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, तो वो टीचर भी बहुत ज़्यादा बेहतर है उस IAS ऑफिसर से जो करप्शन का शिकार बन चुका है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 25% IAS ऑफिसर करप्ट है। क्या लगता है, अगर इनका प्राइमरी गोल और अगर ये सच में देश की ही सेवा करना चाहते तो क्या कभी पैसे के चक्कर में करप्ट हो पाते? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कुछ % IAS को छोड़कर जो सच में देश के लिए ही सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, बाकी IAS का ड्राइविंग फोर्स सिर्फ देश सेवा नहीं होता। और अगर ऐसा है तो सवाल यहाँ पर यह है कि फिर ऐसी कौन सी चीज है जो एक्चुअली में ड्राइविंग फोर्स का काम करती है? इसको समझने के लिए हमें लोगों के माइंडसेट को समझना होगा। बेसिकली हर इंसान को एक इंडिविजुअल लेवल पर रिस्पेक्ट चाहिए होता है। वो चाहता है कि वो दूसरों से ज्यादा पावरफुल दिखे, वो जब कुछ कहे तो बाकी सब उसे सुने और वो बाकियों के ऊपर डोमिनेट करे। और अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि ये एग्जाम इन सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। इंडिया में IAS IPS की जॉब एक रिस्पेक्टेबल जॉब आज से ही नहीं बल्कि अंग्रेजों के टाइम से ही है। इसकी दूसरी वजह यह है कि लोगों ने अपने दिमाग में इस बात को बैठा लिया है कि बस एक बार सरकारी नौकरी लग जाए, बस एक बार सिविल सर्वेंट बन जाए, फिर काम करो या ना करो, सैलरी तो आ ही जाएगी, चाहे रिसेशन आए, AI आए या फिर कोई पेंडेमिक ही क्यों ना आ जाए, हमारी नौकरी तो सेफ रहेगी ना। रिटायर होने के बाद भी पेंशन मिलेगी और गवर्नमेंट की तरफ से जो हाई लेवल की फैसिलिटीज मिलेगी वो अलग। और तीसरा और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंसान अकेले सही होने के बजाय भीड़ के साथ गलत होना पसंद करता है। हम एज अ ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है, क्योंकि हमारा ब्रेन इस तरीके से डेवलप हुआ है कि हम ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। और इसी वजह से आज ज़्यादातर लोग अपना खुद का कुछ यूनिक करने की जगह वो काम करते हैं जो उनके आसपास वाले कर रहे हैं, कि अगर वो फेल भी हो गए तो क्या हुआ, मेरे साथ वाले 5 दोस्त भी तो फेल होंगे ही। और अगर इन सब में कोई कसर रह गई हो तो उसे पूरा करने आ जाते हैं UPSC कोचिंग वाले, जो IAS रैंक 1, IAS रैंक 2 इन सब चीज़ों को इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं कि एक बार आप IAS बन गए तो आपके पास बंगलो होगा, खुद की गाड़ी होगी, खूब सारा रिस्पेक्ट होगा। आप सोच रहे होंगे तो फिर गलत क्या है इसमें? अगर कोई अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ये गवर्नमेंट एग्जाम दे रहा है तो ठीक ही तो है, हर कोई चाहता है वो अपने लाइफ में ग्रो करे। और अगर इसके लिए कोई इन एग्जाम से ऑब्सेस्ड भी हो रहा है तो फिर दिक्कत क्या है? आप सही है, पर क्या हो अगर यही ऑब्सेशन आपके लाइफ के सबसे प्रीशियस 10 साल खा जाए? क्या हो अगर यही ऑब्सेशन एक ऐसी रेस में बदल जाए जहां जीत की कीमत आदमी के लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाए? क्या हो अगर यही रेस इस देश का सबसे बड़ा ट्रैप बन जाए? आज हमारे समाज ने हमारे अंदर एक बहुत ही खराब मेंटेलिटी डाल दी है
कि एक बार ये कर लो फिर लाइफ सेट हो जाएगी, एक बार ये वाला गवर्नमेंट एग्जाम कर लो फिर पूरी जिंदगी आराम ही आराम, कोई टेंशन नहीं। और जब कोई एस्पिरेंट इस माइंडसेट से गवर्नमेंट एग्जाम देता है तो वो करप्शन का शिकार हो ही जाता है, क्योंकि उसके लिए अपनी लाइफ सेट करना, पैसा कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है देश सेवा से। और लोगों की ये मेंटेलिटी ही वो वजह है कि आज हमारा देश ब्यूरोक्रेसी के मामले में पूरे एशिया में सबसे खराब है, और फिर भारत में बढ़ते करप्शन का तो कहना ही क्या। मैं आज 3 लोगों को इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए कुछ मैसेज देना चाहता हूँ, जिसे फॉलो करके हम सब एक साथ इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। मेरा पहला मैसेज है पेरेंट्स को, आप प्लीज किसी न्यूज में देखकर कि एक गरीब का बेटा आईएएस बन गया, आप अपने बेटे से उम्मीद मत लगाइए कि मेरा बच्चा भी आईएएस ही बनेगा, मैं भी इसे आईएएस ही बनाऊंगा। जरूरी नहीं कि आपका बच्चा भी वही बनना चाहता हो जो आप उसे बनाना चाहते हो। इसीलिए जस्ट बिकॉज कि आपके दोस्त के बच्चे ने या किसी रिश्तेदार के बच्चे ने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लिया, आप अपने बच्चे को उससे कंपेयर मत करिए। आपका ये जमीन गिरवी रखकर बैंक से लोन ले लेना, वो भी उस एग्जाम के लिए जिसका सक्सेस परसेंट सिर्फ 0.1% है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये उस बच्चे पर कितना ज्यादा प्रेशर डालता है। अगर आपका बच्चा कुछ और बनना चाहता है या कुछ और करना चाहता है जिसमें वो मेहनत करने के लिए तैयार भी है, तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करके वही इन्वेस्टमेंट उनके ड्रीम पे कीजिए। और मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि आपको उस इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट काफी बेहतर मिलेगा कंपैरेटिवली उसके रिजल्ट से जो आप उस पर जबरदस्ती थोप रहे थे। और इन द सेंस अगर वो फेल भी हो गया तो उसे पूरी जिंदगी रिग्रेट नहीं रहेगा कि उसने वो नहीं किया जो वो हमेशा से करना चाहता था। आपको कोई जरूरत नहीं है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के सुनने की या उनके बहकावे में आने की, क्योंकि उन्हें आपके बच्चे के सक्सेस या फेलियर से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ फीस चाहिए। मेरा दूसरा मैसेज है एस्पिरेंट को जो अभी इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले आपको रिथिंक करना है और अपने आप से पूछना है कि आप वाकई में एक आईएएस बनना क्यों चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोसाइटी ने कह दिया कि लाइफ सेट हो जाएगी, बड़ा सा बंगलो मिलेगा, इसीलिए आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो। अगर ऐसा है तो अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बन भी गए तब भी आप अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि एक आईएएस पे पूरे डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर होता है। इसीलिए जब आपके आईएएस बनने के पीछे का मेन रीजन वो बर्निंग डिजायर, देश सेवा हो, इतना कि आप 15-15 घंटे भी काम करने के लिए तैयार हो जाओ, तभी आप इस करियर को ऑप्ट करना। क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर की लाइफ उतनी आसान होती नहीं जितनी आसान दिखती है या जितनी आसान दिखाई जाती है। दूसरी बात आप याद रखना कि एक आईएएस बनके इस देश की सेवा करना देश को कंट्रीब्यूट करने का एक तरीका है, एकमात्र तरीका नहीं। अगर आपके पास 6 अटेम्प्ट है या 9 अटेम्प्ट है तो कोई नहीं कह रहा कि आप सारे के सारे अटेम्प्ट दो। आप खुद डिसाइड करो कि आपको कितने अटेम्प्ट्स में इस एग्जाम को क्रैक करना है। ये आपके लाइफ के गोल्डन पीरियड है और अभी आप और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो। क्या पता आपका दिल उसमें लग जाए। ये एग्जाम्स आपकी जिंदगी का बस एक पार्ट है, एक फेज है, आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मैं ये एश्योर कर सकता हूँ कि आप पूरे ह्यूमन काइंड के सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक पीरियड में जी रहे हो। आज के टाइम में चीजें बदल रही है, सारी टेक्नोलॉजीज और इंडस्ट्रीज रिवोल्यूशनाइज हो रही है, नई नई इंडस्ट्रीज क्रिएट हो रही है, जैसे एआई, एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, डेटा साइंस। और इन सारी चीजों को सीखने के लिए आपको कहीं और 10-20 किलोमीटर दूर नहीं जाना, बल्कि जिस फोन में आप इस डॉक्यूमेंट्री को देख रहे हो उसी फोन से कुछ भी सीख सकते हो। जितनी एक्सेसिबिलिटी आज हम सबके पास है उतनी शायद ही पूरी हिस्ट्री में किसी और के पास होगी। इसीलिए किसी और के थोपे हुए करियर पाथ पे चलने के बदले आप खुद सोचे कि आपको क्या अच्छा लगता है और अलग अलग फील्ड को एक्सप्लोर करें।